दोस्तों, एक 22 साल का लड़का जो कि मुंबई का रहने वाला होता है और वो एक मुंबई के बहुत ही मशहूर एक कोठा होता है कमाठीपुरा। वो उस कोठे में रात के तकरीबन 8 बजे का समय हो रहा था और वो उस कोठे पर जाता है और जैसे ही वो उस दरवाजे को पार करता है, तो पार करने के बाद वहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ होती हैं। वो सारी की सारी लड़कियाँ उसको अपनी तरफ आने का इशारा करती हैं। लेकिन वो लड़का सारी लड़कियों को देखता रहता है। वो देखते-देखते उसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ती है, जो लड़की एक कोने में बैठी हुई, बहुत ही गुमसुम तरीके से वो बैठी होती है। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम काम के लिए तैयार हो या कहीं और तुम्हें जाना है? तो वो कहती है कि हाँ, मैं तैयार हूँ और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और पकड़ने के बाद वो उसको जो है कमरे में ले जाता है। लेकिन जब उसका हाथ वो पकड़ता है, तो जैसे ही पकड़ता है तो उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा तप रहा होता है, गर्म होता है, जिससे कि वो अंदाज़ा लगा लेता है और कहता है कि अरे! ये क्या? तुम्हें तो बहुत ही तेज़ बुखार है। तो वो कहती है कि हाँ, ऐसे ही जो है लगभग 1 हफ्ते से जो है बुखार है और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं, वो काम आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लड़का तुरंत इस बात को समझ जाता है और कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा टाइफाइड बुखार वगैरह नहीं है, बल्कि ये हमें तो कोई बहुत बड़ी बीमारी लग रही है। दोस्तों, उसके बाद जो है वो उससे के जो है रोने लगती है, उसको लिपट करके और कहती है कि जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना मैं 6 महीनों से कर रही हूँ। दोस्तों, हालाँकि उसके बाद जो है वो क्या होता है उन दोनों के बीच में, वो लड़का जिस काम के लिए वहाँ पर आया था, उस काम को वो करता है या नहीं करता है, या उसके साथ वो कैसा सलूक करता है और उस लड़की के ऊपर आखिर कितने जुल्म-सितम हुए थे उस कोठे के ऊपर। दोस्तों, पूरी कहानी को समझने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी दरअसल मुंबई से शुरू होती है। मुंबई का एक लड़का जिसका नाम भानु होता है, वो रात हो रही थी, तो रात के तकरीबन 8 बजे का समय होता है, तो वो यूपी का रहने वाला होता है, तो वो जाता है वहाँ पर कोठे पर और कोठे पर जैसे ही जाता है, तो वहाँ पर काफ़ी एक से एक हसीनाएँ खूबसूरत जो वहाँ पर होती हैं लड़कियाँ, वो सभी उसको अपनी तरफ आमंत्रित करती हैं, इशारा करती हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ती है, एक कोने में बैठी हुई लड़की जो बहुत ही उदास और गुमसुम होती है। वो उसके पास जाता है और जाने के बाद उससे फ़रियाद करता है, तो वो तैयार हो जाती है और वो उसका हाथ पकड़ता है और अंदर ले जाता है। तभी उसको महसूस होता है कि इसके तो बहुत तेज़ बुखार है। जब वो उससे कहता है कि अरे! तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा बुखार है और तुम तो इस काम के लायक भी नहीं हो। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जो है 1 हफ्ते से हमारे टाइफाइड बुखार है और हम उसकी दवा खा रहे हैं। आप जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं, वो काम आप कर सकते हैं, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। लेकिन लड़का उसकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें ये बुखार जो है टाइफाइड नहीं है और 1 हफ्ते से भी नहीं है, क्योंकि हमें तो कोई और बीमारी लग रही है तुम्हें। तो वो जो है साफ-साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, और कोई बीमारी नहीं है, बल्कि टाइफाइड बुखार ही है। और उसके बाद वो अपना सारा काम-धाम छोड़ कर के जो रुचि होती है, वो अपनी सारी दवा उठा लाती है और उठाने के बाद उसको दिखाती है और कहती है कि देखो। तो जब भानु उस सारी दवाई को देखता है, तो देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है कि ये दवाइयाँ तो जो है आयरन की हैं, कैल्शियम की हैं, यही सारी चीज़ें हैं और इसमें जो है कोई टाइफाइड की ऐसी दवा तो कोई इसमें दिख भी नहीं रही है और तुम जो है इसका तुम्हें तो कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, जो बुखार है तुम्हारे, जो तुम कह रही हो, और तुम ऐसी हालत में भी ऐसे काम को अंजाम दे रही हो जिससे कि तुम्हें और भी ज़्यादा नुकसान होगा। तो वो कहती है कि साहब, मैं क्या करूँ? मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर हूँ और वो फूट-फूट कर रोने लगती है और अपनी कहानी बताती है और कहती है कि दरअसल मैं 6 महीनों से काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ, लेकिन यहाँ पर किसी को भी बाहर जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हमें जो है टाइफाइड कह कर के ये दवाई हमको 8-10 दिन से जो है हमको दिला रहे हैं।
और उसके एवज़ में जो है 15 दिन की दवा कम से कम 4 से 5,000 रुपए की बैठती है। तो इससे जो है काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और पैसे कमाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पैसे नहीं कमाएँगे, तो दवा कैसे लाएँगे? तभी वो भानु इस बात को जैसे ही सुनता है, तो वो कहने लगता है कि अरे! ये सारी दवाइयाँ जो आप खा रही हैं, ये सारी की सारी दवाइयाँ तो सरकारी अस्पतालों में मुफ़्त मिलती हैं, क्योंकि ये तो आयरन और कैल्शियम की दवाएँ हैं, इसमें तो कोई ऐसी टाइफ़ाइड की दवा है भी नहीं जिससे कि तुमको फ़ायदा हो या उसका पैसा तुमसे लिया जा सके। तुम ये दवाइयाँ आखिर लेती किससे हो? अस्पताल से खुद जाके लाती हो या किसी मेडिकल से लाती हो या किसी के ज़रिए मँगवाती हो? तो वो अपना दुःख दर्द बयान करने लगती है और कहती है कि दरअसल यहाँ पर किसी को भी इस दहलीज़ को पार करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। सिर्फ़ जो है वो लोग जो है हम लोगों से अपना काम चलाते हैं और जब हम लोगों की उम्र निकल जाती है, तो उसके बाद वो हम लोगों को लात मार कर यहाँ से भगा देते हैं और जो है द ये दवा के जो है हमसे 4,000 रुपए लेती हैं वो 15 दिन के वो भी, और ये दवाइयाँ जो है वो लोग लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कितने में लाते हैं, ये हमको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। दोस्तों उसके बाद जो भानु होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जो है जब परेशान हो जाता है तो कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारी परेशानी को समझ सकते हैं। उसके बाद वो अपनी जेब से पेन निकालता है और कागज़ पर कुछ दवाइयाँ 1 हफ्ते की लिख कर के वो देता है और कहता है कि इन दवाइयों को मँगवा लेना और जो है खा लेना, और 1000 रुपए निकाल कर के उसको देता है और कहता है कि ये दवाइयाँ 600-700 रुपए की बैठेंगी और 200-300 रुपए का तुम अपने लिए कुछ मँगा कर के खा लेना, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो और उसके 1 हफ्ते के बाद मैं आऊँगा। तो वो अपनी पूरी कहानी भानु उसको बताता है कि दरअसल मैं जो है एक डॉक्टर का असिस्टेंट हूँ और उन्हीं के साथ मैं हर टाइम रहता हूँ। तो मुझे इतना तो अंदाज़ा हो ही गया है कि मरीज़ के क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, उसको तुरंत पहचान जाता हूँ और काफ़ी दवाइयों का नॉलेज भी मुझको हो चुका है। दोस्तों उसके बाद भानु वहाँ से जाने लगता है, तभी रुचि उसको रोकती है और कहती है कि साहब आप तो काफ़ी अलग निकले, आप जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे, आप संकोच बिल्कुल भी मत कीजिए। जिस काम के लिए आप आए थे वो काम आप कर सकते हैं। तभी वो फिर से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले आप अच्छी तरीके से ठीक हो जाइए, उसके बाद देखा जाएगा। दोस्तों फिर वो वहाँ से जो है रवाना हो जाता है और फिर अपने काम में लग जाता है, अपने अस्पताल जाने लगता है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद वो फिर से आता है और आने के बाद फिर से जो है उसी रुचि के पास जाता है और रुचि का हाथ पकड़कर वो वहाँ पर ले जाता है कमरे में और उससे बातचीत करता है और कहता है कि आज मैं एक सिरिंज लेकर के आया हूँ। उस सिरिंज में जो है तुम्हारे ब्लड का सैंपल लेकर के जाऊँगा, जिससे कि तुम्हारी जाँच हो सके कि आखिरकार तुम्हें क्या दिक्कत है। टाइफाइड है, डेंगू है या कोई और परेशानी और कोई बीमारी है, क्योंकि हमें तो कोई घातक बीमारी और पुरानी बीमारी लग रही है। दोस्तों उसके बाद वो उसका सैंपल लेता है और सैंपल लेने के बाद वो वहाँ से फिर से जाने लगता है। तभी वो कहती है कि साहब आप संकोच ना कीजिए, आप जिस काम के लिए आते हैं वो काम कर सकते हैं। लेकिन वो फिर से मना कर देता है और कहता है कि मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। दोस्तों उसके बाद वो सैंपल लेके चला जाता है और सैंपल जब उसकी रिपोर्ट आ जाती है, तो अगले हफ्ते वो उस रिपोर्ट को लेकर के जब आता है, तो उस दिन जैसे ही वो दहलीज को पार करता है, तो वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती हैं, तो वो उसको देखती हैं तो रुचि से कहती हैं कि जा तेरा कस्टमर आया हुआ है। उसके बाद वो उस दिन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयार होती है, नहाती-धोती है और अच्छे कपड़े पहनती है। उसको जो है पकड़ कर के हाथ और उसको अंदर लेकर के जाती है। उसके बाद उससे जो है भानु पूछता है कि तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? तो वो कहती है कि फ़ायदा हुआ और उस दिन वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। लेकिन जब जो उसकी जाँच आई हुई थी, जो उसकी रिपोर्ट आई हुई थी, वो उस रिपोर्ट के बारे में जब उसको बताता है कि तुम्हें कोई डेंगू या कोई तुम्हें टाइफाइड वगैरह नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हें तो टीबी हुई है। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, हताश हो जाती है और रोने लगती है। जब वो रोने लगती है तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा सांत्वना देता है और कहता है तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसकी वज़ह से तुम रो, क्योंकि टीबी कोई लाइलाज नहीं है बल्कि इसका इलाज है और इसके लिए तुम्हें 1 साल तक दवा कंटिन्यू खाना भी पड़ेगा और उसका भी मैं कुछ न कुछ इंतज़ाम करता हूँ।
और वो कहता है कि दरअसल लेकिन तुम 1 साल तक इस दवा को खाओगे कैसे? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद वो तकरीबन 2 महीने की दवा वो उसको ला कर के देता है और कहता है कि तुम ये खाओ और मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, मैं वहीं पर जा रहा हूँ और उसके बाद जब कभी लौटूँगा तो दवा फिर से ला कर के दे दूँगा और तुम 1 साल का तक इसका जो है कोर्स पूरा कर लेना, तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बीमारी तुम्हें अभी नहीं हुई है। उसके बाद जो है वो उसको दवा ला कर के दे देता है। को वो दवा दे देता है और उसके बाद फिर वहाँ से वो जाने लगता है। तभी रुचि एक बार फिर से उसको लिपट कर रोने लगती है। वो कहती है कि साहब आप जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। इससे पहले भी हमें बुखार होता था, बहुत तेज़ होता था। लोग आते थे, जितने वो पैसे देते थे, वो पूरे के पूरे पैसों का जो है वो अपने वसूल लेते थे और पूरा काम कर लेते थे, तभी यहाँ से जाते थे। तो वो भी अपनी बात रखता है और कहता है कि अगर मैं मेडिकल लाइन से ना जुड़ा हुआ होता, तो शायद मैं भी तुम्हारे साथ यही करता और अपने पैसे वसूल करता। दोस्तों उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एक बार वो मुड़ करके उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ से निकलना चाहोगी? दोस्तों वो जैसे ही इस बात को सुनती है रुचि तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आखिर इस नरक में रहना ही कौन चाहता है, सिवाय यहाँ के 2-3 दलालों के और मैनेजर के, जो यहाँ के मुखिया हैं। बाकी यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ आई हैं अभी तक, वो कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं आया है, बल्कि सब ऐसे ही आई हैं और जो है सब यहाँ से निकलना चाहती हैं। तो वो पूछने लगता है कि आखिरकार यहाँ से निकलने का क्या शेड्यूल है? तो वो बताती है रुचि कि दरअसल कुछ दिन पहले अभी जो है यहाँ पर एक एनजीओ वाले आए थे, तो कुछ कंप्लेंट वगैरह थी लड़की की तरफ से, उसके बाद वो उसको लेकर के चले गए थे और अभी एक जल्द में एक वाक़या हुआ था कि एक लड़का जो है दबंग किस्म का था और वो एक लड़की से प्यार करने लगा था। उसके बाद वो अपने कई साथियों के साथ जो है पूरा तस्कर लेकर के आता है, हथियार सहित। उसके बाद वो उस लड़की को लेकर के चला जाता है और ये लोग उसका कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो वो कहता है कि आखिर मैं तुमको यहाँ से कैसे निकालूँ? कहीं तुम भाग सकती हो या नहीं यहाँ से? तो रुचि बताने बताने लगती है, कहती है कि दरअसल जो पहला दरवाज़ा है, वहीं तक केवल हम लोगों की एंट्री है क्योंकि 2 बार हम केवल वहीं तक गए हैं दलालों के साथ में। तो वो कहता है ठीक है, हम कुछ प्लान बनाते हैं और कुछ सोचते हैं कि आखिर तुमको यहाँ से कैसे निकाला जाए। उसके बाद दोस्तों वो कुछ प्लान करते हैं और प्लान करने के बाद 4-5 दिन का लगभग टाइम आगे रखते हैं और रखने के बाद एक टाइमिंग फिक्स कर देते हैं और कहते हैं कि 7 बजे तुम नेट हमको उस दरवाजे पर मिलोगी और वो थोड़ी देर पहले आकर के वहाँ पर चेक कर जाता है। चेक करने के बाद देखता है कि कोई ऐसा मैटर तो नहीं है फँसने-फँसाने वाला। उसके बाद वो 7 बजे नेट अपनी मोटरसाइकिल लेकर के वहाँ पर आता है और मामला उनका पहले से ही फिक्स होता है कि हम मोटरसाइकिल लिए हुए खड़े मिलेंगे वहाँ पर और तुम आकर के तुरंत बैठ जाना और हम तुरंत भाग जाएँगे वहाँ से। दोस्तों उसके बाद वो जैसे ही मोटरसाइकिल लेकर के आता है, वो टाइमिंग बिल्कुल एडजस्ट फिक्स होती है और रुचि तुरंत जा करके उसकी गाड़ी पर बैठती है और वो तुरंत 9-2-11 हो जाते हैं। वो लोग उसका काफ़ी पीछा करते हैं, लेकिन वो उसको नहीं पाते हैं, वो इतनी तेज़ी से भाग ही जाता है 10 से 15 सेकंड में वो पूरी तरीके से रफू-चक्कर हो जाता है। उसके बाद वो उसको ले जाता है भानु अपने कमरे पर जहाँ पर वो रहता था। कम से कम 10 दिन वो अपने कमरे में बंद रहता है, नहीं निकलता है। इसी दौरान वो दोनों लोग एक-दूसरे से जो है शादी भी कर लेते हैं। उसके बाद वो जिस डॉक्टर का असिस्टेंट था उसके बाद वो उसी उन्हीं के साथ में काम पर जाने लगता है। अब रुचि अकेली बचती है तो वो भी उसी के साथ में उसी के हॉस्पिटल में मरीज़ों की देखभाल का काम करने लगती है। और आज की डेट में वो दोनों लोग जो है अच्छी तरीके से जो है हँसी-खुशी से अपनी ज़िंदगी एन्जॉय कर रहे हैं और शादीशुदा ज़िंदगी में उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। बल्कि ये तो एक पुण्य का काम था कि उसने उसके साथ जो है वो इतने बड़े दलदल में वो फँसी हुई थी, जो अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी बल्कि ज़बरन उसको वहाँ पर रखा गया था और उसको वो उसने निकाल कर के उसके साथ उसने शादी की। बहुत ही बड़ा पुण्य का काम उसने किया। दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी, ये कैसी लगी ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएँ सुन कर के आप अपने आप को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।